ठीक है, आपका फोकस भी ठीक है। थोड़ा सा चाहें तो 2-4 सेंटीमीटर पीछे कर सकते हैं चेयर। ओके, ठीक। ठीक है, ठीक है। ओके डॉक्टर साहब, तो हम लोग लाइव हैं अभी फेसबुक पे। जी बिल्कुल। ओके। शैल वी बिगिन? नमस्कार किसान भाइयों, कृषक जगत के इस फेसबुक लाइव पर आपका मैं सचिन बोंद्रिया तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं, सोयाबीन की बुआई हुए काफी दिन हो गए हैं और बारिश की एक कमी आप लोगों को जरूर लग रही होगी। इस समय काफी दिन से सभी जगह पर बहुत अच्छा पानी तो नहीं गिर रहा है, और साथ ही साथ कीटों का भी काफी प्रकोप सोयाबीन में देखने को मिल रहा है। या अभी ये राइट टाइम है जिस समय सोयाबीन में कीटों का प्रकोप बढ़ता है। अब जैसे ही वर्षा शुरू होगी और बादल आएंगे, तो आप देखेंगे कि कीटों का सोयाबीन में काफी प्रकोप बढ़ जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस समय हमारे बीच में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक रहे हैं डॉक्टर अमरनाथ शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। और नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपका तहे नमस्कार दिल से नमस्कार। स्वागत करता हूं। नमस्कार। कृषक जगत के सभी श्रोताओं को आप कृषक जगत की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज धन्यवाद। आप हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, खास तौर से सोयाबीन कृषकों को, क्योंकि इस समय सोयाबीन मध्य प्रदेश की सेंट्रल इंडिया की एक महत्वपूर्ण क्रॉप है। तो डॉक्टर साहब, मैं सीधे आपकी ओर ओवर करता हूं कि आप आए जी और हमारे सभी श्रोताओं को, दर्शकों को इसकी जानकारी दें। ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले तो सचिन जी, मैं आपका, निमित जी का, पूरे कृषक जगत ग्रुप का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मुझे एक बार फिर से मौका मिला हमारे सोयाबीन किसानों के साथ जुड़ने का। और जैसा कि आपने ठीक कहा कि ये समय ऐसा है जबकि सोयाबीन की फसल में अधिकतर कीट का प्रकोप शुरू हो जाता है, और इस बार भी देखने में आ रहा है काफी कीट इसमें अब सोयाबीन में आने लगे हैं। तो मैंने किसान भाइयों एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है पावर पॉइंट के माध्यम से, जो कि आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा मैं। स्क्रीन शेयर परमिट करें मुझे निमित जी? डॉक्टर साहब, आपका आ पा रहा है इसमें? नहीं, आप परमिट करेंगे वहां से मुझे होस्ट? निमिष, निमिष कर रहा हूँ, मैं परमिट कर रहा हूँ जी। जब तक निमिष परमिट कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब के बारे में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब पिछले 40 सालों से मध्य प्रदेश में सोयाबीन कृषकों के बीच में हैं। और जहां कीट नियंत्रण की बात आती है तो डॉक्टर अमरनाथ शर्मा जी का नाम आता है। चाहे आप किसी भी केवीके में ले लें, कृषि विज्ञान केंद्रों में ले लें, कृषि विभाग के दफ्तरों से जो आप लोगों को समझाइश दी जाती है कीट नियंत्रण के बारे में, वो डॉक्टर अमरनाथ शर्मा जी पिछले 40 सालों से आप लोगों की ओर तरफ ये समझाइश को भेज रहे हैं। और आज हमारे साथ सीधे सीधे रूबरू हैं वो। शर्मा जी, आपको परमिशन आ गई है पीपीटी के लिए, तो जी बिल्कुल, आप मैंने चालू कर दिया है। जी। और किसान भाइयों, जैसे अभी सचिन जी ने बताया कि काफी समय से सोयाबीन से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक बात तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी रही कि इंदौर मेरा गृह नगर होते हुए मैं यहीं पे पूरी अपनी सेवाएं दे पाया, और सोयाबीन को समझने में, उसमें कीट व्याधियां क्या होती हैं उसको समझने में मुझे बड़ी सहायता मिली है। तो एक तरह से कहूँ कि मैं सोयाबीन में ही सोता रहा हूँ, जागता रहा हूँ, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है, कुछ अंग्रेजी में है, कुछ हिंदी में है, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सोयाबीन में कई तरह के कीट लगते हैं और कई ग्रुप के लगते हैं। अगर हम कहना चाहें तो सेमी लूपर ही है, जैसे उदाहरण के तौर पर 4-5 तरह के सेमी लूपर लगते हैं। तंबाकू की इल्ली है, चने की इल्ली है, बिहार की इल्लियों का प्रकोप आजकल बहुत देखने में आ रहा है, और पत्ती मोड़क लीफ फोल्डर है, लीफ माइनर है। इसी तरह की स्टेम बोरिंग में भी 2 तरह के कीड़े होते हैं हमारे यहाँ सोयाबीन पे, एक तना मक्खी और एक गर्डल बीटल। फिर फली छेदक
दो तरह के हैं, एक तो चने में जो फली छेदक लगता है वो है, और एक पिंक पॉट बोरर है। सौभाग्य से ये पिंक पॉट बोरर हमारे यहाँ नहीं होके कर्नाटक में ज्यादा इसका प्रकोप देखने में आया है। और रस चूसने वाले कीड़ों में सबसे प्रमुख है तना मक्खी। ये आप देख रहे हैं सफेद सफेद होती है। तना मक्खी अपने आप में तो रस चूस कर नुकसान करती है, ये पीला मोजाइक वायरस बीमारी जो नीचे देख रहे हैं आप, उसको भी ट्रांसमिट करती है एक पौधे से दूसरे पौधे पर। तो इसका दो तरह से इसका इम्पोर्टेंस है हमारी सोयाबीन की फसल में। और जब हम इतने सारे कीड़ों की बात करते हैं तो एक बार चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि कीट प्रबंधन का सबसे मूल मंत्र जो है, सबसे पहला और जरूरी जो कदम है, वो है कीटों की सही पहचान। किसान भाइयों, मैं इसलिए ये इस बात पे ज्यादा जोर देना चाहता हूँ क्योंकि अभी भी जब मेरे पास फोन आते हैं किसान भाइयों के, तो वो कीट को सही सही डिस्क्राइब नहीं कर पाते, बता नहीं पाते कि कौन सा कीड़ा है। और जब तक डॉक्टर को उसका रोग पता नहीं चलेगा रोगी का, तब तक वो कैसे उपाय कर पाएगा। तो कुछ मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि कैसे कंफ्यूज होते हैं हमारे किसान भाई। ये देखिए, इस तरह की फलियां कभी कभी कटी हुई दिखती हैं और हमको ये लगता है कि ये किसी इल्ली ने काटी है, जबकि ये नुकसान होता है इस चूहे के द्वारा। इसी तरह ये जो फली कटी हुई जहाँ पे बीज रहता है, वो लोग समझते हैं कि चूहा काट गया है, लेकिन ये चूहा नहीं काटता है, ये काटती है आपके ये जो ग्राम पॉट बोरर है, चने की इल्ली है, उसका नुकसान होता है। ये चूहा काटेगा तो किनारे से काटेगा और यहाँ से बीज निकाल के ले जाएगा, जबकि ये जो इल्लियां है यहाँ पे फलियों के बीच में से काटती है इनको। तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। एक और बात जिसमें कि अधिकतर किसान भाई कंफ्यूज होते रहते हैं, वो ये दो इल्लियां, ये इल्ली और ये इल्ली दोनों ही अलसी की इल्ली का प्रारूप है, तो लिसिड कैटरपिलर बोलते हैं। और ये है तंबाकू की इल्ली जिसको कि स्पोडोप्टेरा बोलते हैं। स्पोडोप्टेरा ये भी है, लेकिन ये स्पोडोप्टेरा एक्जिगुआ है और ये स्पोडोप्टेरा लिटूरा है। आप देखिए काफी इसमें समानता है, लेकिन अगर इसको बारीकी से देखेंगे तो आपको इसमें अंतर दिखाई देगा। इनका सोयाबीन की फसल को नुकसान करने का तरीका भी अलग है और आक्रमण करने का समय भी अलग अलग है। इसलिए ये जरूरी है कि कीटों की सही पहचान आप लोग करें और उन्हें सही नाम से जानें, ताकि जब आप किसी विशेषज्ञ से संपर्क करते हैं तो उसको सही कीट का नाम बता पाए और उसका सही उपचार ले पाए। किसान भाई, जो मैंने अभी कुछ आपको कीट बताया उसमें से कुछ प्रमुख कीट यहाँ पे हैं जिनसे कि सोयाबीन को बहुत अधिक नुकसान होता देखा गया है। उदाहरण के तौर पे तना मक्खी की अगर बात करें तो उससे 30% तक नुकसान हो जाता है। गडल बीटल से करीब 58% तक नुकसान हो जाता है। सफेद मक्खी जो कि रस चूसने के साथ साथ पीला मोजाइक बीमारी का भी एक दूसरे पे फैलाती है, उससे करीब करीब 80% तक नुकसान हो जाता है। फली छेदक जो पॉट बोरर हैं, उनसे 95% तक नुकसान हो जाता है। ये स्लाइड दिखाने का मेरा मकसद यही था कि कृपया आप लोग जानें कि हमारे सोयाबीन की फसल में जो कीट लगते हैं उनकी नुकसान करने की क्षमता कितनी है। अगर उनका ठीक से प्रबंधन नहीं किया जाए तो किस हद तक वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात हो जाती है अब कीटों का प्रबंधन करना। यहाँ पे मैं दो चीजों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं कह रहा हूँ समेकित कीट प्रबंधन। कीट नियंत्रण की बात हम नहीं कर रहे हैं। नियंत्रण मतलब हो जाता है कंट्रोल, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करना है हमें? सभी तकनीकों को समेकित रूप से अपनाते हुए कीटों की संख्या को कम करना। ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं कम करना, खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और किसी एक तकनीक पे निर्भर न रहते हुए सभी तकनीकों को अपनाना है। ये होता है हमारा समेकित कीट प्रबंधन या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें कई सारी चीजें आती हैं जिसका हम अभी आगे चलते हुए इसकी जिक्र करेंगे, क्या क्या चीज हो सकती है आईपीएम के अंतर्गत। दुर्भाग्य से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम आईपीएम की बात करते हुए किसानों के पास जाते हैं तो आपको किसानों के अलग अलग एक्सप्रेशन, अलग अलग उनकी भावनाएं देखने को मिलती है। एक किसान जो बहुत लाचार है, दुखी है, जिसको समझ नहीं आ रहा है, वो आपसे हाथ जोड़ लेगा, बाबूजी मेरे को आईपीएम नहीं करना है, मेरे को अपने हाल पे छोड़ दो। दूसरा किसान, उसको भी समझ नहीं आता, बोलता कि ये मेरी तो फसल ऐसी हो गई, अब मैं क्या करूंगा, क्या आईपीएम करूंगा। हो सकता है कुछ किसान आपको गुस्से से देखें और आपके खेत से बाहर निकलने की भी बात करें। कुछ किसान आपके ऊपर आईपीएम की पद्धति के ऊपर हंसे और बोलेंगे कि ये अब हमको क्या सिखाएंगे, हमको तो इतने सालों से खेती कर रहे हैं सोयाबीन की, अब हमको क्या सिखाएंगे।
तो इस तरह की मानसिकता आपको सामने दिख सकती है आईपीएम को लेकर। और मैं किसान भाइयों को भी पूरा दोष नहीं दूंगा कि उनकी ये भावनाएं एकदम गलत हैं, क्योंकि समेकित कीट प्रबंधन या आईपीएम प्रबंधन अपनाने में अपनी कठिनाइयां हैं। सबसे बड़ी बात तो एक तो जागरूकता और जानकारी का अभाव है। जैसे मैंने कहा, कई किसानों को पता नहीं है कि आईपीएम या समेकित कीट प्रबंधन क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं। जिनको पता है उनकी शायद उसमें बहुत रुचि नहीं है, क्योंकि इतना सारा काम वो करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि रासायनिक कीटनाशक बड़े सुगमता से उपलब्ध है। दुकान पे जाते हैं, पैसा देते हैं, दवाई लाते हैं और खेत में डाल देते हैं। बहुत सरल उपाय है वो। लेकिन दूसरे भी उपाय है इनके बारे में जानकारी लेना या उसका उपयोग करने में उनकी रुचि नहीं रहती है। दूसरा जो समेकित कीट प्रबंधन का सबसे अहम एक औजार है, जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल। उसके कुछ उपाय हैं, कुछ कमर्शलाइज हो चुके हैं, व्यावसायीकरण भी हो गया है, लेकिन मांग कम होने के कारण उनका उत्पादन बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए वो उपलब्ध भी नहीं होते हैं। और एक विडंबना की बात यह है हमारे यहाँ पे कि प्रोत्साहन देने के लिए कुछ इसमें हमारे यहाँ योजना नहीं है। शासन के स्तर पे या किसी भी स्तर पे आप देखें कि अगर कोई जैविक विधि से उपजाता है या आईपीएम पद्धति से फसल संरक्षण करता है, तो उसको बाजार में कुछ अतिरिक्त मूल्य नहीं मिलता। मंडी में उसका भी सोयाबीन उसी भाव बिकता है जो कि रासायनिक आधारों पर उपजाई हुई सोयाबीन को मिलता है। तो इसका अभाव होने की वजह से भी आईपीएम कम अपनाया जाता है। अब भाई हम बात करते हैं कि सोयाबीन फसल में आईपीएम के क्या क्या तरीके हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सोयाबीन फसल को बचा लें। क्या हम कुछ ऐसा करें जिससे कि सोयाबीन में कीट कम हल लगे? तो सबसे पहली बात तो आती है, गर्मी की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। हमेशा से बोलते आए हैं, इसके कई फायदे होते हैं। जो जमीन में विभिन्न प्रकार के कीटों और बीमारियों के जो सुषुप्त अवस्था में अंश रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं, कई कीड़े खत्म हो जाते हैं, खरपतवार के बीज खत्म हो जाते हैं। तो गर्मी की जुताई अगर हर साल नहीं हो पा रही तो कम से कम 2 या 3 साल में एक बार जरूर करनी चाहिए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने क्षेत्र के लिए जो अनुशंसित किस्में हैं सोयाबीन की, उनका चयन करें किसान भाई। सिर्फ अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म जो कि आपके क्षेत्र के लिए अनुशंसित नहीं है, कृपया उसके पीछे न भागें, क्योंकि हो सकता है वो उत्तरी भारत के लिए अनुशंसित हो और वहां अच्छा उत्पादन देती हो, आपके मध्य क्षेत्र में उत्पादन नहीं देगी वो। हर क्षेत्र के लिए अनुशंसित किस्में अलग अलग हैं। संतुलित पोषण बहुत ही महत्वपूर्ण आईपीएम का एक भाग है, क्योंकि अगर पोषण संतुलित नहीं है, पौधा कमजोर रहेगा और उसमें कीट बीमारी का प्रकोप अधिक होगा। संतुलित पोषण की जब बात आती है तो मैं विशेष रूप से पोटाश का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि पोटेशिक फर्टिलाइजर जो होते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश जो होता है, वो पौधे के लिए न सिर्फ पोषण तत्व का काम करता है बल्कि पौधे को मजबूती प्रदान करता है, जिससे कि उसमें कीड़े और बीमारियां आसानी से नहीं लगते हैं। बीज दर का किसान भाई ध्यान रखें, क्योंकि जो रिकमेंडेड बीज दर है, अगर आपका बीज का अंकुरण सही है तो बीज के आकार के हिसाब से 70 किलो से 80 किलो, या अगर छोटे दाने की बीज है तो इवन 50 किलो प्रति हेक्टेयर बीज भी काफी होता है। अननेसेसरीली, अनावश्यक रूप से बीज को बहुत बढ़ाना और आपके खेत में अधिक पौध संख्या हो जाना, ये कीट प्रकोप को आमंत्रित करती है। कृपया इससे बचें। किसान भाई, आज इस माध्यम से मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। वो है हमारे प्राकृतिक शत्रु, कीटों के शत्रु। जो सोयाबीन में कीट लगते हैं उनको प्राकृतिक रूप से कुछ शत्रु नष्ट करते रहते हैं, जो कि हमारे लिए मित्र कीट का काम करते हैं। और किसी भी वातावरण में आप देखें, हानिकारक कीटों की अपेक्षा मित्र कीटों की संख्या हमेशा अधिक होती है, उनकी तादाद बहुत रहती है। और ये पूरे मित्र कीट या जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के जितने भी एजेंट्स हैं, वो हमारे हानिकारक कीटों को 40 से 100% तक कम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारे किसान भाई रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं, कभी जरूरत नहीं होती तब भी उनका उपयोग करते हैं। इसकी वजह से ये मित्र कीटों की संख्या भी कम हो जाती है और वो जो नैसर्गिक रूप से अपना आपका हानिकारक कीटों को कम करते होना चाहिए, वो नहीं कर पाते, उनकी अपनी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। तो ये चीजें
मित्र कीट जो है प्राकृतिक हमारे लिए अवेलेबल है हमारे वातावरण में, इनको कृपया अपना काम सुचारू रूप से करने दीजिए ताकि कीटनाशकों पे या आपका पौध संरक्षण में फायदा हो आपको। हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारा मतलब किसानों का उत्तरदायित्व क्या है? ये जो नेचुरली अवेलेबल हमारे पास में बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, उनका हमें संरक्षण करना है और उनकी क्षमता का समुचित दोहन करना है। इसके लिए सिर्फ थोड़ी सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पास में पौध संरक्षण के उपाय हैं, उन्हें अपनाइए, जिसमें कि ज़्यादातर रासायनिक विहीन है, इसमें कोई रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अंत में एक हमारे पास में रामबाण की तरह जैविक अपना रासायनिक कीटनाशक उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करने से भी हमें कोई वो नहीं होनी चाहिए, उनका भी उपयोग करना चाहिए। देखिए, आईपीएम के में जब बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करते हैं तो हमारे वातावरण में बहुत सारे परजीवी और परभक्षी कीट होते हैं, जो कि सोयाबीन में हानि करने वाले कीटों को नियंत्रित करते रहते हैं। इस फोटो में आप देखिए, एक इल्ली के ऊपर कुछ सफेद सफेद आपको ये छोटे छोटे से अंडे दिख रहे हैं, 5-6 अंडे हैं, उसमें से इस अंडे में से एक छोटी सी इल्ली निकल के इस बड़ी इल्ली के अंदर चली गई है। अनुसंधान से ये पता चला है कि अगर बड़ी इल्ली के अंदर परजीवी कीट की एक छोटी इल्ली भी चली जाती है तो वो 48 से 72 घंटे मतलब 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इस बड़ी वाली इल्ली को मार देती है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये 5-6 अंडों में से सारी इल्लियां निकल के इस बड़ी इल्ली के अंदर चली गई तो इस बड़ी इल्ली को कितनी जल्दी नष्ट कर सकती है। इसी तरह कुछ परभक्षी कीट होते हैं जो कि इल्लियों को खाते हैं। ये कैंथेकोनिडिया नाम का एक परभक्षी कीट है जो कि इल्लियों को अंदर एक तरह का टॉक्सिन छोड़ता है, जहरीला पदार्थ छोड़ता है, जिसकी वजह से इल्ली के अंदर के जितने भाग हैं सब गल जाते हैं और फिर इसको गला के उसका रस चूस जाता है। ये कुछ परभक्षी कीट हैं जो कि रस चूसने वाले कीटों को, जैसे एफिड है, जेसिड्स है, उनको खाता है। कॉक्सिनेला है, ये भी आपके जेसिड्स के बच्चों को खाता है। कई तरह की मकड़ियां हमारे सोयाबीन के सिस्टम में है, ये सब हमारे मित्र कीट हैं। इसके अलावा एक और सस्ती विधि है लाइट ट्रैप का उपयोग। किसान भाइयों, जितनी भी इल्लियां होती हैं उनके जो वयस्क होते हैं, जिनको हम पतंगे बोलते हैं, वो रात के समय या शाम के समय ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ज्यादा सक्रिय रहते हैं। तो उनके इसी स्वभाव को का उपयोग करते हुए लाइट ट्रैप बनाए गए हैं और ये एक विशेष लाइट ट्रैप है। इसकी कुछ विशेषता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो नीचे एक आप सिलेंडर देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। पतंगे तो इस लाइट की तरफ से आकर्षित होकर इस चाड़ी में से होकर नीचे आ जाते हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ मित्र कीट भी हैं, जैसे ट्राइकोग्रामा है, छोटा सा कीट है, परजीवी कीट है, वो भी इसके साथ में अंदर आ जाता है। तो इस जो डब्बे में इस डब्बे को इस खोलता है तो छेद के माध्यम से वो परजीवी कीट बाहर आ जाते हैं और इस थैले में कवर बंद हो जाते हैं। इस थैले का मुंह आप 1-2 दिन में खोल दीजिए और वो मित्र कीट वापस बाहर आ जाते हैं और फिर अपना काम करने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसमें एक इनोवेशन किया गया है, इसमें सुधार किया गया है लाइट ट्रैप में और बहुत ही फायदेमंद है। फिरोमोन ट्रैप एक मुश्किल से 60-70 रुपए का उपाय है और जो कि साल साल चलता है। फिरोमोन ये पूरा ट्रैप का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऊपर बीच में एक छोटा सा छेद रहता है जिसमें फिरोमोन का ल्योर, जिसको कि आप लोग साधारण भाषा में कैप्सूल बोलते हैं, वो लगा दिया जाता है और उसकी गंध से एक पर्टिकुलर जाति के, तंबाकू की इल्ली है तो तंबाकू की इल्ली के नर पतंगे, या चने की इल्ली है तो चने की इल्ली के नर पतंगे इस थैली में कैद हो जाते हैं। इसमें सावधानी के लिए मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। जब भी फिरोमोन का ल्योर, उसका कैप्सूल आप यहाँ पे लगाएं तो उसे आप नंगे हाथों से न पकड़े कृपया, क्योंकि आपके हाथ की, आपके पसीने की गंध से इस कैप्सूल का असर खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा इसे साफ कपड़े से, साफ रुई से हाथ में पकड़कर इसको इसमें लगाएं और इस थैली में नीचे की तरफ कुछ छेद कर दें। देखिए, ये एक बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल चीज देखी गई है कि जब बरसात के दिनों में ये ट्रैप लगा रहता है तो आसपास से पानी आके इसमें इकट्ठा हो जाता है और पानी का इतना वजन हो जाता है कि उस वजन से ये थैली नीचे गिर जाती है, इसलिए वो बेकार हो जाती है। तो इसलिए इसमें छोटे छोटे छेद कर दें ताकि पानी इसमें से निकलता रहे, सिर्फ पतंगे पतंगे आके रहें। किसान भाइयों, आप ये लगा के देखें और 10 दिन तक इसका असर रहता है, बहुत अच्छा रहता है और एक एक दिन में 200-250 पतंगे इसमें कैद हो जाते हैं।
अब आप एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि इसमें तो सिर्फ नर पतंगे आएंगे, मादा पतंगे तो बाहर ही है। हाँ बिल्कुल बाहर है। मादा पतंगे आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं करेगी, वो अंडे भी देंगी, लेकिन वो अंडे स्टेराइल होंगे क्योंकि नर मादा का मिलन नहीं हुआ है। इसलिए मादा के दिए हुए अंडों से कोई इल्लियां नहीं निकलेंगी। इस बात की आप एकदम फिक्र रहें। इसके ऊपर का जो ये भाग है वो आपको 3-4 साल 5 साल आसानी से चल सकता है, और मेरे ख्याल से कुल कीमत इसकी 50-60 रुपए होती है, और बहुत ही उपयोगी तकनीक है ये, इसको जरूर अपनाना चाहिए। एक और छोटी सी विधि है जिसमें कोई खास पैसा नहीं लगता है किसान भाइयों। हमारे वातावरण में बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो कि सोयाबीन की फसल में आते हैं और वहाँ पे इल्लियों को चुन चुन कर ले जाते हैं। ये देखने में आया है कि अगर इस तरह के बर्ड पर्च टी आकार की खूंटियां बांध के रख दें तो चिड़ियों के की जो क्षमता होती है इल्लियों को खाने की, उसके करीब 20% तक वृद्धि हो जाती है। और ये देखा गया है कि एक एक चिड़िया कम से कम 1 घंटे में 40 से 50 इल्लियां खा जाती है। तो आप सोचिए कि अगर इस गति से वो इल्लियां खाती रहे तो आपकी फसल को काफी सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस तरह के बर्ड पर्चेस लगाना भी, और मैं नहीं कहता हूँ कि इस तरह की टी आकार की कराएं, इसकी जगह कोई सूखी झाड़ी भी लगा दें आप। सिर्फ ये है कि उनको दूर दराज के इलाके से आना नहीं पड़े अपना इल्लियों को खाने के लिए। अब एक बात करूंगा, ये अभी तक मैंने जो बात की वो अगर करेंगे तो आपके खेत में सोयाबीन की फसल में कीड़े कम लगेंगे। अब ये सब करने के बाद भी अगर कीड़े लगते हैं तो क्या करना चाहिए, ये आगे आपको बताता हूँ। अब किसान भाइयों, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी तकनीकी जानकारी आपको रखनी चाहिए जो कि आपके लिए सहायक होगी। अगर तंबाकू की इल्ली और बिहार की हेरी कैटरपिलर का जीवन चक्र आपको पता है तो आपको ये पता होगा कि तंबाकू की इल्ली और बिहार की हेर जो रोएदार इल्ली है उनकी मादाएं सोयाबीन के पत्ते की निचली सतह पे अंडे देती हैं, और एक एक झुंड में कम से कम 250-250 निकलती हैं। तो शुरुआत में वो एक ही पत्ती पे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और एक ही पत्ती पर कि पत्ती का हरा हरा भाग सारा तो सफेद सफेद भाग रह जाता है, फिर एक रहती है। तो आपको जब इनका प्रकोप शुरू हुआ उसके 3-4 दिन के अंदर अंदर आपको इस तरह के पौधे खेत में दिखने लगेंगे। आज ही मेरे पास में कुछ फोन आया, उन्होंने तस्वीरें भी भेजी, और बहुत प्रकोप हो गया इसका। कीट प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अगर आप जागरूक हैं और इस तरह के पौधे आपको दिखते हैं और ये खेत में से आप निकाल देते हैं तो आप ये तय मानिए, यकीन मानिए कि इतनी सारी इल्लियां आपके खेत से बाहर हो जाएंगी। और ये तो सिर्फ मैं एक पत्ती का बता रहा हूँ, अगर खेत में आपके 8-10 जगह इस तरह के पौधे दिख रहे हैं, उनको निकालने से मेरे ख्याल से इन 2 कीटों के लिए कोई आपको विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक जीवन चक्र की बात है, एक और उदाहरण देना चाहूंगा। आप लोग सब जानते हैं ये गर्डल बीटल है, रिंग कटर जिसको बोलते हैं आप, चक्रभंग है। जब इसका प्रकोप होता है तो आम तौर पर आपको ये वाले सिम्टम्स देखने में आते हैं और आप कहते हैं कि गर्डल बीटल का प्रकोप शुरू हो गया है। किसान भाइयों, अगर आप इस सूखी हुई पत्ती को देख के पहचान रहे हैं कि गर्डल बीटल का प्रकोप शुरू हो गया है, तो मेरा मानना यह है कि आप 5-6 दिन देर हो गई आपको पहचानने में। क्योंकि गर्डल बीटल की मादा जब रिंग बनाती है इस तरह की, तो उसके 1-2 घंटे के अंदर ही वो पत्ती इस तरह से लटक जाती है, मुरझाने लगती है। ये इसका सिम्टम है, सबसे पहला सिम्टम है जो कि आपको दिखाता है कि गर्डल बीटल का प्रकोप शुरू हो गया है। और फिर धीरे धीरे ऊपर की पत्ती सूखकर आपको इस तरह की दिखती है। तो जहाँ पे छोटे किसान है जिनके पास में बीघा 2 बीघा 3 बीघा जमीन है दिखे, या थोड़ा सा लेट होने के बाद में इस तरह की सूखी हुई पत्तियां भी दिखें, तो उनको पत्ती को नीचे से, डंठल के एकदम नीचे से तोड़ लें। और ये अगर आप 10 दिन में 2 बार भी ये प्रक्रिया कर लें तो गर्डल बीटल के लिए कोई दवाई डालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इसका प्रकोप जो है
अगर बाद में होता भी है तो उसका उपज पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो छोटे किसान ये कर सकते हैं, लेकिन बड़े किसान जिनके पास में ज्यादा रकबा है वो इस चीज को नहीं कर पाएंगे, उनको लिए रासायनिक नियंत्रण अपनाना जरूरी हो जाएगा, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। एक और बड़ी अच्छी तकनीक है किसान भाइयों, हमारे पास में एक माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड है, मतलब कि सूक्ष्म जीव आधारित, जिसमें कि माइक्रोब्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फफूंद है, वायरस है। इनको आधारित करते हुए कंपनियों ने कुछ इन नामों से दवाइयां बना ली हैं। बैक्टीरिया आधारित दवाइयां हैं ये, फफूंद आधारित दवाइयां हैं, वायरस आधारित दवाइयां हैं। और ये जो मरने के बाद में ऐसे सिम्टम्स होते हैं, बैक्टीरिया से मरी हुई इल्ली ऐसे दिखेगी, फफूंद से मरी हुई इल्ली ऐसे दिखेगी, वायरस से मरी हुई इल्ली पत्ती के नीचे इस तरह से चिपकी हुई दिखेगी। तो इनका उपयोग करने से दो फायदे हैं। एक तो कीड़े मरेंगे, आपके हानिकारक कीड़े मरेंगे। दूसरा, जो मित्र कीट है उन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है इनका। इसलिए मित्र कीट निर्बाध रूप से अपना काम करते जाएंगे, हानिकारक कीड़ों को मारते जाएंगे। यहाँ पे मैं वायरस आधारित, जब सूक्ष्मजीवी कीटनाशकों के प्रयोग की बात होती है तो एक विशेष चेतावनी देना चाहूंगा या निवेदन करना चाहूंगा कि ये आपका पर्टिकुलर कीट के लिए होता है, अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग वायरस होता है। जैसे अगर हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है या चने की इल्ली जिसको बोलते हैं, उसका वायरस अलग होगा और तंबाकू की इल्ली का वायरस अलग होगा। तो जब आप दुकान पे लेने जाएं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हमको कौन से कीड़े का वायरस की दवाई चाहिए। तो यहाँ पे एनपीवी में मैंने लिखा है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। अगर आपको चने की इल्ली का चाहिए तो उसके आगे लिखा होगा HANPV, मतलब हीलियोथियस आर्मीजेरा NPV। अगर तंबाकू की इल्ली का एनपीवी चाहिए तो उसके आगे लिखा रहेगा SL, स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा NPV। तो ये आपको दुकान वालों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तभी आपको सही सही दवाई मिल पाएगी। भाइयों, एक चीज और बहुत हमारे वातावरण में बहुत अच्छी है। हमारे देश में कई पेड़ ऐसे हैं, कई वनस्पतियां ऐसी हैं जिनमें की कीटनाशक प्रकृति पाई जाती है, कीटनाशक गुण पाए जाते हैं। ये तो देखा गया है कि जैसे नीम की पत्ती है, नीम की पत्ती में कीटनाशक गुण नहीं है, वो कीटों को रिपेल करती है, या उसको डालने के बाद में कीट कुछ दिन खाएंगे नहीं, लेकिन बाद में फिर से आ जाएंगे। ये जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, बबूल है, सीताफल है, धतूरा है, नीलगिरी, बेशरम, लेंटाना, तंबाकू किरण, इनकी पत्तियों में या बीजों में कीटनाशक गुण पाए जाते हैं। इनके डालने के बाद में कीड़े मर जाते हैं, इल्लियां मर जाती हैं। इस पे हमने बहुत गहन अनुसंधान किया है, 3-4 साल तक अनुसंधान किया है हमारे संस्थान में, और ये पाया है कि बबूल, सीताफल और धतूरे के या तो पत्तियां या बीज, इनका अगर आप घोल बना के इनको पीस के इनका उपयोग करें, और या फिर ये नीलगिरी, बेशरम, ये इन सब चीजों की पत्तियों को पीस के उनका घोल बना के अगर आप सोयाबीन की फसल पे छिड़काव करते हैं तो उसमें लगने वाली प्राय हर प्रकार की इल्ली मर जाती है। और इसका घोल बनाना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, तरीका बताया है मैंने। 120 लीटर पानी लेना है, और 120 लीटर जब पानी लेंगे उससे जो आपका घोल बनेगा उसको पावर स्प्रेयर से छिड़कना है, ताकि आप 120 लीटर में 1 हेक्टेयर फसल पे दवा छिड़क सके। उसके 2 भाग कर लीजिए, 20 लीटर अलग और 100 लीटर अलग। 20 लीटर में 18 किलो वनस्पति, या तो बीज है या उसकी पत्तियां हैं, वो ले लीजिए। उससे आपको 75% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। रात भर भिगो के रखें उसको, दोपहर जितना महीन हो सके उसको पीस लें साफ कपड़े से छानकर, बाकी 100 लीटर पानी में डाल के आपका ये 120 लीटर 1 हेक्टेयर सोयाबीन की फसल के लिए घोल तैयार हो गया। इसको छिड़कना है, और थोड़ा सा आपको संयम बरतना है, क्योंकि कोई भी जैविक कीटनाशक है, चाहे वो सूक्ष्म जीव आधारित हो चाहे वनस्पति आधारित हो, कीड़ों में तुरंत नहीं मारता है कीड़ों को, थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन आपको अगर संयम बरतेंगे, आप देखेंगे उसको 1-2 दिन मॉनिटर करेंगे, तो आपको दूसरे दिन से या तीसरे दिन से उसमें मृत्यु होना दिखने लगेगी। और इसमें ये जरूर है कि रासायनिक कीटनाशकों के विपरीत इसमें थोड़ा सा आपका श्रम, मानव श्रम, आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। एक और चीज हमने बहुत अच्छा अनुसंधान किया है, रोचक अनुसंधान है बल्कि ये, सुआ एक भाजी होती है, हमारे मालवा में हम कहते हैं इसको
सुआ पालक की भाजी, पालक के साथ इसको मिला के खाया जाता है। सुआ एक ऐसी फसल है जिसको कि हम ट्रैप क्रॉप, यानी कि एक तरह से कीड़ों को ट्रैप करने का, उनको कैद करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। हमने अनुसंधान में देखा है कि अगर सुआ की फसल को 2 लाइन या 1 लाइन सोयाबीन के 8-8, 10-10 लाइन या 12 लाइन के बीच में लगा दिया जाए, तो जितने भी पत्ती खाने वाले इल्लियों के पतंगे होते हैं, चाहे वो सेमी लूपर हो, चाहे तंबाकू की इल्ली हो, चाहे चने की इल्ली हो, उनके जितने भी एडल्ट हैं, उनके वयस्क हैं, पतंगे हैं, वो इस सुआ पर आके अंडे देते हैं। सोयाबीन पे अंडे नहीं देते हैं। सुआ पे जब अंडे देंगे, उसमें से इल्लियां इसी पे निकलेंगी, इल्लियां भी इसी का भक्षण करेंगी, सुआ की ही पत्तियों को खाएंगी। आपके सोयाबीन की फसल पे नहीं जाएंगी, क्योंकि सुआ सोयाबीन से ज्यादा उनको स्वादकर लगता है, रोचक लगता है। इसलिए वो सारे के सारे यहाँ पे कैद होके रह जाते हैं। अब अगर आपको इसमें इन कीड़ों को सोयाबीन में फैलने से रोकना है, क्योंकि सुआ की पत्तियां थोड़े दिन में खत्म हो जाएंगी, उसके बाद में तो मजबूरी इनको सोयाबीन की फसल पे आना ही होगा। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम इनको, यहाँ पे जो कीड़े हैं, इल्लियां हैं, उनको सोयाबीन में जाने से रोकें और उनको यहीं के यहीं पे खत्म कर दें, कीटनाशक डाल के उनको मार दें। अब देखिए क्या इससे फायदा हुआ। अगर आप 12 लाइन के बाद में 1 लाइन सुआ की या 2 लाइन सुआ की डालते हैं और सिर्फ इसी पे कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो कीटनाशक की 10 गुना बचत होती है। भाइयों ध्यान रखिए, अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अगर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, जिसको आमतौर पे आप लोग कोराजेन बोलते हैं, या क्विनाल्फास, 1.5 लीटर 1500 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सोयाबीन पे डाला जाता है। अगर सोयाबीन पे डालने के बजाय हम सुआ पे डालें तो 1 हेक्टेयर में सिर्फ 130 मिलीलीटर क्विनाल्फास में काम हो जाएगा। कहाँ 1500 लीटर और कहाँ 130 मिलीलीटर, इतना बचत हो सकती है। इसी तरह क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर से सोयाबीन पे डाला जाता है। अगर इस पे न डाल के, सोयाबीन पे न डाल के सिर्फ सुआ पे अगर डालें आप उसमें, तो सिर्फ 10 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर में काम हो जाता है। मतलब 10 से 12 गुना बचत होती है कीटनाशकों की। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप कीटनाशक नहीं डालें, लेकिन जहां डालना है उसको डालें, जहां बचत कर सकते हैं वहां उसकी बचत कीजिए। किसान भाइयों, ये सारी जो चीजें बताई, इसमें देखिए अभी तक हमने रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया था, ठीक है ना। कई ऐसी सारी चीजें थी जिसमें कि बिल्कुल भी रासायनिक नहीं थे, जैविक आधार था, बायोलॉजिकल आधार था। हमने जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स थे उनके संरक्षण की बात की, पक्षियों का उपयोग करने की इसमें बात की। ये सब करने से मुझे पूरा विश्वास है कि कीट समस्या कम से कम 50 से 60, 70% तक नियंत्रित हो सकती है, प्रबंधन हो सकता है उसका। लेकिन देखिए, मौसम है, कीट है, ये सारी चीजें एक लाइव साइकिल्स हैं, जैविक चक्र है ये, इसमें गड़बड़ होती रहती है। हो सकता है हमने जितने उपाय किए वो अभी काफी ना हो, तो हमको अंतिम हथियार के रूप में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करने से भी अपने आप को बचाना नहीं चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। मैं धीरे से आपको एक एक करके उन पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कीटनाशक का चयन। वो जमाना गया जबकि हम बोला करते थे कि पहला स्प्रे इसका कर दीजिए, दूसरा स्प्रे इसका कर दीजिए, भले कोई कीड़ा लगा हो चाहे नहीं हो। लेकिन आज समय आ गया है कि अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग दवाइयों का पंजीकरण होता है, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग दवाइयों का पंजीकरण होता है। इसलिए कोई भी सरकारी माध्यम आपको ब्लैंकेट एप्लीकेशन की सलाह नहीं देगा। आपसे वो पूछेगा कि कौन सा कीड़ा लगा है, उसके लिए जिस कीटनाशक का पंजीकरण होगा उसी की बात करेगा वो। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखें, तना मक्खी, ब्लू बीटल, अलसी की इल्ली, जो कि शुरुआत की अवस्था में लगते हैं कीड़े, उनके लिए इतने सारे कीटनाशक अनुशंसित किए गए हैं। सीड ट्रीटमेंट वाले भी हैं, थामिथॉक्सम, इमिडाक्लोप्रिड से अगर बीज उपचार हो जाता है तो ये कीड़े कम लगेंगे। ब्लू बीटल का अगर प्रकोप है तो क्विनाल्फास से अच्छी कोई दवाई नहीं है। तना मक्खी को रोकने के लिए क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, बीटा साइक्लोथ्रिन, इनके कमर्शियल फॉर्मुलेशन भी आ गए हैं, कुछ नामों से चल रहे हैं। जैसे उदाहरण के दूं, एक सोलोमन नाम से आ रहा है, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल कोराजेन के नाम से आ रहा है। तो इन चीजों का प्रचलित नाम जो है अच्छी कंपनियों के, उनके आप ये प्रोडक्ट लें और उनका इन कीटों के खिलाफ इस्तेमाल करें।
पत्ती खाने वाले के लिए कीड़ों के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। क्विनालफास, इंडोक्साकार्प, फ्लुएंडानिल, निलप्रो, फ्लूबेंडामाइड के दो फॉर्मुलेशन है, लेमडासाइलोथ्रिन है, स्पाइनेटोरम, फिर कॉम्बिनेशन वाले भी हमारे पास में। देखिए, ये बहुत ही इंडस्ट्री को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, कि उन्होंने किसानों की जरूरत को समझते हुए इस तरह के कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट लेके आए बाजार में। क्योंकि सोयाबीन या किसी भी फसल में कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का कीट लगे, 2-3 तरह के कीट लगते हैं। कुछ रस चूसने वाले होते हैं, कोई पत्ती खाने वाले होते हैं, कोई तने के अंदर होते हैं। तो इन सब कीटों का नियंत्रण अगर किसान चाहे कि कम से कम कीटनाशक से हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास में विकल्प है ये, जैसे थाइमेथॉक्सम और लेमडासाइलोथ्रिन। इन दोनों में जितने भी कॉम्बिनेशन वाले हैं, उसमें एक कंपोनेंट जो होता है, एक हिस्सा होता है, वो संपर्क विष वाला होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड कहलाता है, और दूसरा संवहन कीटनाशक होता है, जो कि सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड कहलाता है। तो थाइमेथॉक्सम सिस्टमिक है, लेमडासाइलोथ्रिन यहाँ पे संपर्क वाला है, बीटा साइप्रोथीन संपर्क वाला है, इमिडाक्लोपिड सिस्टमिक है। तो ये पौधे के अंदर चाहे कीड़ा हो, चाहे ऊपर से कोई नुकसान पहुंचा रहा हो, उनको कंट्रोल करने में सक्षम है। तो इस तरह का और देखिए किसान भाइयों, एक चीज और मैं बताऊं, कई बार ये होता है कि कोई वैज्ञानिक आपको सलाह देता है, कोई एक्सटेंशन वाला आपको सलाह देता है कि फलाना फलाना इंसेक्टिसाइड डालो इसमें, आपने डाला, आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिले, आप फिर उससे उत्साहित होके दूसरा और तीसरा और चौथा स्प्रे भी उसी कीटनाशक का कर देते हैं। कृपया किसान भाइयों ऐसा न करें। कोई भी एक कीटनाशक एक बार से ज्यादा बार रिपीट न करें। आपके पास में विकल्प है ना इतने सारे। अगर पहली बार कुछ डाला है तो दूसरे स्प्रे में दूसरी दवाई लीजिए, आप उसको डालिए। तो इससे क्या होगा, कीड़ों में प्रतिरोधी क्षमता नहीं पनप पाएगी, विकसित हो पाएगी। नहीं तो बार बार एक ही कीटनाशक डालने से उसके खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता आ जाती है और वो कीड़े उस दवाई से फिर नहीं मरते हैं। इसी तरह देखिए, गर्डल बीटल के लिए पहले हम सिर्फ बात करते थे, मोनोकोटोफास की बात होती थी, ट्राइजोफास की बात होती थी, लेकिन अब ये दोनों, मोनोकोटोफास तो काफी पहले चला गया, ट्राइजोफास भी बैन होने के कगार पे है। तो नए कीटनाशक आए हैं, थाइक्लोप्रिड है, प्रोफेनोफास है, क्लोरेंटानिलप्रो, और ये कॉम्बिनेशन वाले भी। तो गडल बीटल के लिए भी आप सिलेक्टिव इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। फली छेदने वाली इल्लियों के लिए जो पॉड बोरर है, उसके लिए भी हमारे पास में जैविक कीटनाशक भी है। जैसे मैंने कहा था, एनपीवी के आगे HA लगा हुआ है, यानी कि हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा एनपीवी। अगर इसका प्रकोप शुरू में आपने देख लिया है, तो आप एनपीवी से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इल्लियां बड़ी हो गई हैं तो इंडोक्साकार्प से उसका नियंत्रण कीजिए, प्रोफेनोफॉस डालिए। तो इस तरह के विकल्प हमारे पास में है। दवाई को कब डालना है, कौन सा कीड़ा उसमें आपकी फसल को नुकसान कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जो भी आपके खेत में समस्या पनप रही है, उसको हम शुरुआत में ही खत्म कर दें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छा हमको उसका परिणाम मिलेगा। अगर समस्या बढ़ती गई, इल्लियां बहुत बड़ी हो गई, तो आपको अधिक जहरीला, अधिक तीव्रता वाला कीटनाशक डालना पड़ेगा, और उससे भी आपको जितना वांछित नियंत्रण है वो मिल पाएगा, इसमें शंका रहती है। बड़ी इल्लियों का नियंत्रण मुश्किल से 40-50% तक ही हो पाता है, जबकि छोटी इल्लियों का नियंत्रण 80 से 90% तक हो सकता है। अभी पिछले कुछ दिनों में विशेष रूप से अगर मैं 2015 के खरीफ सीजन की बात करूं, तो उस समय ये पीला मोजाइक बीमारी हमारे यहाँ बहुत आई थी, मध्य प्रदेश में भी आई थी, और हमारे उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वहां पे भी सोयाबीन को बहुत नुकसान किया था। इसका वाहक जो है वो एक कीट है, सफेद मक्खी। आप को ने देखा होगा कि सोयाबीन की पत्ती के निचली सतह पे इस तरह की छोटी छोटी सफेद मक्खियां बैठी रहती हैं। ये उसको इलाज किया हुआ है यहाँ पे। और ये मक्खियां अपने पेट में वायरस लेकर एक पौधे से दूसरे पौधे पे फैलाने का काम करती हैं, वेक्टर का काम करती हैं, जिससे कि ये पीला मोजाइक बीमारी बढ़ती है। किसान भाइयों, बीमारी का, इस वायरस का कोई उपचार नहीं है, सिवाय इसके कि वायरस बीमारी के प्रतिरोधी कोई वैरायटी हमारे पास में हो, जो कि अभी बहुत ही कम है। जैसे अगर पीला मोजाइक बीमारी की रेजिस्टेंट वैरायटी का नाम लूं, तो मैं एक दो के ही नाम मुझे याद आते हैं जो कि है, जैसे JS 9752 है,
और JS 2069 है। ये वैरायटी ऐसी है सोयाबीन की जिसमें कि ये रोग कम लगता है, बिल्कुल नहीं लगता ऐसा तो नहीं है, लेकिन कम लगता है। तो जब तक हमारे पास में प्रतिरोधी किस्मों का विकल्प नहीं है, हमको ये चाहिए कि इसके जो वाहक है सफेद मक्खी, इसको रोका जाए। और ये इतने छोटे-छोटे कीड़े हैं कि इनको 100% तक मारना संभव नहीं है। लेकिन हमारे प्रयास होने चाहिए कि जितना संभव हो सके हम इनको रोक सकें, इनको नियंत्रित कर सकें। इसके लिए हमें एक तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी, एक समेकित पूरा प्रबंधन की प्रणाली अपनानी पड़ेगी। वो कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि जहाँ तक संभव हो और उपलब्ध हो, तो पीला मोज़ेक वायरस की प्रतिरोधी किस्में JS 2069, JS 2097-52 इनका प्रयोग करें। कुछ किसान भाई ये बोलते हैं कि ये थोड़ी-सी देर से पकती हैं किस्में, इसलिए हमारे सिस्टम में फिट नहीं होती हैं। ठीक है, अगर हमारे मालवा के किसान शायद इसको पसंद ना करें क्योंकि वो सोयाबीन के डॉक्टर साहब बाद में 1 मिनट आलू में लेते रोकना हैं। चाहूंगा। जी, जी। कुछ किसान भाई हमारे बीच में सवाल करना चाहते हैं। फेसबुक पे हाँ, लाइव हाँ। पे भी हमारे पास कई सवाल आए। अखिलेश मुकाती जी का आया, जी, बताएँ, प्रभुलाल जाट बताएँ। जी का आया बिल्कुल, है, बिल्कुल। चंदेल जी भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो मैं हाँ, सभी हाँ। किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि किसान भाई जो भी सोयाबीन से संबंधित आपके प्रश्न हो, आप कृषक जगत के फेसबुक के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख दें। जब डॉक्टर साहब का पूरा प्रेजेंटेशन हो जाएगा तो मैं आपके एक एक प्रश्न का जवाब लेने की पूरी कोशिश करूंगा और डॉक्टर साहब पूरी जवाब देंगे आपको। चंदेल जी, जरा आपका प्रेजेंटेशन हो जाए, फिर हम आपके पास भी आते हैं। मैंने चंदेल जी को विशेष रूप से बुलाया था इस सेमिनार में, जो बहुत बढ़िया। प्रगतिशील कृषक भी हैं। जी डॉक्टर साहब, कंटिन्यू नहीं, करें। सॉरी। मैं भी चाहूँगा कि किसानों के साथ में जितना ज़्यादा वार्ता कर सकूँ, इंटरेक्शन कर सकूँ, अच्छा है। और थोड़ी-सी स्लाइड बची है, जल्दी से मैं खत्म करूँगा। तो हम पीला मोज़ेक नहीं और नहीं, सफ़ेद आराम से, बहुत मक्खी के अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो इसमें जैसे बताया कि रेजिस्टेंट वैराइटीज़ का उपयोग करें और शुरुआत की अवस्था में पीला मोज़ेक के सिम्पटम्स कुछ 2-4 पौधों में ही दिखते हैं। और ये 2-4 पौधे ही उस वायरस का एक तरह से रिजर्व बैंक होता है और इन्हीं पौधों से वो बाकी पौधों में जो स्वस्थ दिखते हैं वायरस फैलाती है सफेद मक्खी। तो अगर शुरुआत की अवस्था में इस तरह के पौधों को निकाल दें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये पीले पौधे चिन्हित करके इनको पहचान के निकाल दें, तो ये जो बैंक है इसका, वायरस का बैंक, वो खत्म हो जाएगा और आपकी फसल पे ज़्यादा फैलाव नहीं कर पाएगा। बोने से पहले इन 2 चीज़ों से अगर बीजोपचार हो जाता है, इमिडाक्लोप्रिड और थायोमेथोक्सम से, तो सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण में काफ़ी सहायता मिलती है और सफ़ेद मक्खी अगर कम रहेगी, तो वायरस फैलाने की संभावना भी कम होगी। सोयाबीन की मक्का अंतर्वर्ती फसल हमारे किसान भाई लेते रहे हैं, लेकिन अब चूँकि कुछ-कुछ नई चीज़ें, ख़ास तौर से जो खड़ी फसल में खरपतवार नाशक दवाई डालने का प्रचलन बढ़ गया है, तो इससे मक्का की खेती लेना, अंतर्वर्ती फसल लेना काफ़ी कम हो गया है। लेकिन अगर संभव हो तो लें, इससे जो सफ़ेद मक्खी है, वो ज़्यादा उड़ नहीं पाती, ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाती। एक तरह से बैरियर क्रॉप का काम करती है ये। येलो स्टिकी ट्रैप लगाएँ। ये आपको येलो स्टिकी ट्रैप बताता हूँ। एक पीला पुष्टे का एक छोटा-सा टुकड़ा रहता है जिसपे एक चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है। पीला रंग इस मक्खी को और दूसरे अन्य रस चूसने वाले कीड़ों को आकर्षित करता है, इसलिए पीला रंग का यहाँ उपयोग किया जाता है। इस तरह के ट्रैप आजकल मिलने लगे हैं और उनका अगर उपयोग करें, हम खेत में इस तरह से बांध दें, तो आप देखेंगे उसमें कि हज़ारों की संख्या में सफ़ेद मक्खी आती है और उड़ के चिपक जाती है इस पे। नीम के तेल का भी स्प्रे कर सकते हैं, ये भी सफ़ेद मक्खी को पत्तियों पे टिकने नहीं देती, उसका रस चूसने नहीं देती। और जैसे मैंने बताया था कि ये कॉम्बिनेशन इंसेक्टिसाइड है, बीटा साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड का, इसका स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों, कृपया करके मैं अपने इंडस्ट्री के साथियों से माफ़ी मांगते हुए कहना चाहूँगा कि कृपया सोयाबीन में सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप के कीटनाशकों का, जो पुरानी जनरेशन के सिंथेटिक पायरेथ्राइड थे, उनका उपयोग कम से कम करवाएं, न के बराबर करें, क्योंकि ये अनुसंधान से सिद्ध हो चुका है कि जो पुरानी जनरेशन के सिंथेटिक पायरेथ्राइड हुआ करते थे, उनका प्रयोग करने से सफेद मक्खी का प्रकोप बढ़ता है। और ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी सफेद मक्खी का जो प्रकोप शुरू हुआ है, आज से अगर मैं 8-10 साल पहले की बात याद करूं,
तो हमारे किसान भाई जो कुछ गर्मी में जो सब्जियां लगाया करते थे, कद्दू वर्गीय फसलें होती थी या आपकी भिंडी की फसल होती थी जो सिंचाई दे के लगाए जाते थे, उसमें सफेद मक्खी काफी आती थी। वो फसल निकालने के बाद में खरीफ की फसल जब सोयाबीन की लगा देते थे तो इस पे आना शुरू हो गया था। और यही कहानी लगभग चने की इल्ली की भी है। चने की इल्ली का भी प्रकोप ऐसे ही बढ़ा है। तो कृपया अपनी जो फसल पद्धति है उसको थोड़ा सा फिर से एक बार ध्यान देने की बात है और सिंथेटिक पारासाइट को कम से कम उपयोग करें ताकि सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादा न हो। येलो स्टिकी ट्रैप के बारे में आपको मैंने बताया अभी। पिछले कुछ दिनों में ये भी समस्या काफी देखने को मिली है सोयाबीन फसल में। व्हाइट ग्रब, सफेद सुंडी का प्रकोप हमारे शाहजहांपुर के आसपास के इलाके में काफी हुआ था यहाँ पे, जिसमें कि सोयाबीन की कई हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई थी। सोयाबीन की फसल को बर्बाद करने के बाद में ये कीड़े मेड़ पे भी आ गए थे और मेड़ पे जो भी वनस्पति थी, घास थी, उसको खा करके उनको नष्ट कर दिया था। आपने देखा होगा कि सोयाबीन की फसल जब कतार में सूखती है, एक लाइन में आपको सूखती हुई नजर आती है, तो उसको जब आप उस वहाँ के पौधे को हल्का सा भी जोर लगाएंगे तो वो हाथ में आ जाएगा। जड़ नीचे रह जाती, कटी हुई रहती है जड़ उसको। और जब मिट्टी खोद के देखेंगे तो इस तरह की आपको सूंडी, जो इसका ग्रब है, वो आपको दिखाई देता। देखिए कितना बड़ा है और उसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही मोटी मोटी तनों जड़ों को भी काट खाते हैं। और ये उसका वयस्क है जो कि सोर्स है इनके प्रादुर्भाव का, इनका आपकी सोयाबीन में आने का। तो अंडा तो वयस्क देता है लेकिन दिखता हमको ये है। तो हमारा एक नैतिक उत्तरदायित्व होना चाहिए कि इस वयस्क को कंट्रोल करें। अब ये वयस्क आपकी सोयाबीन की फसल पे नहीं रहता है, ये वयस्क रहता है जो मेड़ के आसपास आपके बड़े बड़े पेड़ लगे रहते हैं, नीम का हो, बबूल का हो, उन पे बैठा रहता है और वहां पे ये नर और मादा का मिलन होता है, जिसके बाद में मादा खेत में आती है और अंडे देती है और अंडों में से ये निकलता है। अब मैं अगर आपको कहूं कि उन जो किनारे के पेड़ लगे हैं उन पे स्प्रे करो तो आप शायद मुझ पे हंसेंगे कि मेड़ के किनारे पे जो कि किसी की प्रॉपर्टी नहीं है उस पे कौन कीटनाशक छिड़केगा। लेकिन भाइयों, अगर इस कीड़े से निजात पाना है तो कीड़े की वयस्क अवस्था को कंट्रोल करना होगा। ये सामूहिक रूप से, सामुदायिक रूप से गांव में कार्यक्रम चलाएं और जहां जिन गांव में ये समस्या है वहां पे ये करें। एक साल नहीं, 2-3 साल आपको करना पड़ेगा। आसपास के पेड़ों पे, आसपास की मेड़ों पे स्प्रे करना पड़ेगा। मेड़ों को हो सकता है नष्ट भी करना पड़े, दोबारा उनको बनाना पड़े। लेकिन अगर ये कीड़ा एक बार आपके खेतों में जम गया, एस्टेब्लिश हो गया, तो ये पॉलीफेगस होने का कारण, मतलब कि ये कुछ भी खा सकता है, कोई भी वनस्पति खा सकता है। इस कारण ये साल दर साल आपके खेतों में बना रहेगा और आपकी हर फसल को, चाहे वो खरीफ की फसल हो चाहे रबी की फसल हो, उसको नुकसान करने लगेगा। तो इसका नियंत्रण सामूहिक रूप से और सामुदायिक रूप से करना बेहद आवश्यक है। जहां पर इस तरह का प्रकोप हुआ है, हमने उनके लिए एक अलग एडवाइजरी, एक अलग अनुशंसाएं की गई थी उनके लिए। जैसे कि जो गोबर का कीड़ा कहते हैं, इसको आपको ध्यान होगा, ये जो एडल्ट है, ये गोबर के ढेर पर, जिसको कि आप लोग बोलते हैं अक्सर खाद जहां बनाते हैं ना, जो कूड़ा रख देते हैं सड़क के आसपास, वहां पे जाके अंडे देता है ये, और आप उसको खाद बोलते हैं। तो उस तरह की कच्ची खाद का प्रयोग बिल्कुल खेत में न करें, क्योंकि इस कच्ची खाद के माध्यम से ये कीड़े भी आपके खेत में आ जाएंगे। और इनके वयस्क को रोकने के लिए एक तो मैंने बताया कि आसपास के झाड़ों पर कीटनाशक डालें। उसके अलावा आप लाइट ट्रैप भी लगा सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं उनके एडल्ट्स को आकर्षित करने के लिए। बुआई से पूर्व इमिडाक्लोप्रिड की अनुशंसा की गई है। उसका अगर बीजोपचार करते हैं तो अंडे में से निकलने के बाद में इल्लियां जब उस पौधे की जड़ को खाती हैं तो वो जहरीला होने के कारण इल्लियां मर जाती हैं। फिर अगर उस समय आप बीजोपचार नहीं कर पाए तो 20, 25, 30 दिन के बाद में क्लोरपाइरिफास ग्रेन्यूल आते हैं, दानेदार दवाई आती है। इसका 16 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप डालते हैं, और अगर हमारे वर्षा देवता बहुत कृपालु है और उस समय पानी आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, वो दाने उसके साथ घुल के मिट्टी में नीचे चले जाएंगे और जहां जहां वो इल्लियां हैं
उनको मार के खत्म करेंगे। तो इस तरह का उपयोग बहुत आवश्यक हो जाता है। एक अनुसंधान देके किसान भाइयों का मैं बड़ा आभारी रहूंगा इस बारे में, क्योंकि वो खरपतवार नाशक और कीटनाशक का मिलाकर प्रयोग करते थे और कुछ किसानों को उसके अच्छे परिणाम मिलते थे, कुछ किसान भाइयों को नहीं मिल पाते थे। तो इसने हमको एक उत्साहन दिया, एक हमको क्लू दिया कि इस पे कोई सिस्टमिक रिसर्च होना चाहिए। हमने हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर बिल्लोरे साहब, हम लोगों ने अपने केंद्र पे और फिर अखिल भारतीय सोयाबीन अनुसंधान परियोजना में 3 साल, तो कुल मिला के 6 साल हमने इसके परीक्षण किए। और जो खरपतवार नाशक थे जो कि खड़ी फसल में डाले जाते थे और उनके साथ में जो रिकमेंडेड इंसेक्टिसाइड थे, उनका टैंक मिक्स मतलब टंकी में उनको घोल के डाला गया और देखा गया कि ये किस किस तरह के कीड़ों और खरपतवार के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन उचित होगा। तो ये टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कीट लिखे हुए, तना मक्खी है अगर, और खरपतवार में सक्रिय और चौड़ी पत्ती दोनों तरह की खरपतवार हैं, तो ये कॉम्बिनेशन फ्लोरेंटा नीलोप्रोर रस इमेजाटापिर, ये सबसे सूटेबल, सबसे इफेक्टिव कॉम्बिनेशन रहेगा। लेकिन तना मक्खी के साथ में अगर सिर्फ सक्रिय पत्ती की आपके पास में समस्या है तो क्लोरेंटा नीलोप्रोर के साथ में क्विजालाफॉप इथाइल डाल दें। इसी तरह सेमिलूपर और खरपतवार नाशक तंबाकू के लिए और खरपतवार और गर्डल बीटल और कौन सी खरपतवार, उसके लिए कौन से कॉम्बिनेशन इफेक्टिव हैं, ये हमने दिए हैं। किसान भाइयों, जब कॉम्बिनेशन हम करते हैं, ये तो मैंने बता दिया, हो सकता है आप लोग इसके अलावा भी कोई कीटनाशक और खरपतवार नाशक का कॉम्बिनेशन करते होंगे, कृपया वो देख लें। देखिए, पहले एक आपको दुकान वाले भी बताते होंगे कि दोनों को मिला लो, और अगर उसमें दही सा नहीं जमता है इसका मतलब दोनों डाल सकते हैं। ये एक गलत धारणा है, ये सही इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि दोनों को खरपतवार नाशक और कीटनाशक को मिलाने के बाद में अगर वो तरल रूप में रहते भी हैं तो जरूरी नहीं है कि कीटनाशक और खरपतवार नाशक अपनी अपनी गुणवत्ता बरकरार रखते हों। देखिए, आखिरकार दोनों ही रसायन हैं, दोनों के मिलाने पर उनकी केमिकल गुणवत्ता पे, उनकी रासायनिक गुणवत्ता में क्या असर आ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये चीज हमने इस रिसर्च के माध्यम से देखी है और ये पता लगाया है कि कौन से कॉम्बिनेशन के लिए, कौन सी सिचुएशन के लिए कौन से इंसेक्टिसाइड और वीडिसाइड का कॉम्बिनेशन उपयोगी है। मेरे ख्याल से इतना बहुत था। और अब मैं सचिन जी से आग्रह करूंगा कि कुछ किसानों के जो प्रश्न है वो बताएं। मैं अपना शेयरिंग बंद करता हूं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और कई प्रश्न आए भी हैं। चंदेल जी, आप लाइव हैं हमारे साथ में, अभी हैं आप लाइव, तो आप बोल सकते हैं, अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। चंदेल जी, माइक ऑन कीजिए अपना। जी सर। हाँ, नमस्कार। हाँ चंदेल जी, बोलिए, जोर से बोलिए। नमस्कार, धन्यवाद सर। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, जोर से बोलिए। जी, बहुत सारे किसानों को एक भ्रम होता है पीला पत्ता देखकर कि ये पीला मोजेक है या और कुछ है, किसी कारण से पीले पत्ते हो रहे हैं जी। तो उसको पीला मोजेक की पहचान कैसे की जाए, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। अरे चंदेल जी, देखिए बहुत आसान है। पीला मोज़ेक, मोज़ेक मतलब एक तरह की आप देख रहे होंगे ना, जब घर की हमारी जमीन की में वो पड़ती रहती है तो मोज़ेक करवाते हैं हम लोग, चित्तीदार करवाते हैं, ठीक है ना जी। तो इसी तरह पीला मोज़ेक में भी पत्ती मुड़ी तुड़ी हो जाती है, उस पे उभार उभार आ जाते हैं। पत्ती पे प्लेन एकदम एक जैसी सरफेस नहीं रह जाती उसकी, ठीक है। तो वो पीला मोज़ेक के कारण होता है। इसी तरह का सिम्टम्स हरा मोज़ेक में भी होता है, सिर्फ फर्क यह रहता है कि पीला मोज़ेक में पत्ती पीली हो जाती है और हरे मोज़ेक में हरी ही रहती है लेकिन पत्ती कुड़मुड़ा जाती है। जबकि अगर पत्ती सामान्य रूप से फैली हुई है, कोई उसमें मुड़ा तोड़ापन नहीं दिख रहा है और पीली हो रही है, तो ये किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो सकता है। और आमतौर पे जो इस सीजन में देखा जा रहा है वो कैल्शियम इंड्यूस्ड आयरन डिफिशियंसी बोलते हैं। मतलब जो कैल्शियम होता है उसके द्वारा जो लोहा होता है, आयरन होता है जमीन में, वो फिक्स हो जाता है।
पौधे को जी। अवेलेबल नहीं होता है, और वो हाँ हाँ लोहे की कमी के कारण पीलापन देखने में आ रहा है। ये हालांकि हाँ थोड़ा हाँ, बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। पानी वगैरह अगर अच्छा बरस जाता है तो ये फिर से रिकवर हो जी जाती है। जी। और नहीं तो हाँ इसके लिए वो आपको फेरस सल्फेट वगैरह डालने की भी अनुशंसा करते हैं, जिसमें कि आयरन थोड़ा सा जी चला जाए और वो रिकवर हो जाए। जी जी। ठीक जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत। जी धन्यवाद। धन्यवाद। शर्मा जी, एक प्रश्न हमारे पास आया है जी। अखिलेश मुराती जी का। वो भी उनका भी हाँ ये हाँ, पीलापन से ही संबंधित है कि सोयाबीन में पीलापन आ रहा है उनके यहाँ। देखिए तो अभी तो उसका जवाब वही दे शायद दिया है पीला अभी। मोज़ेक रोग के भी लक्षण हो सकते हैं ये। देखिए पीला मोजाइक ये तो जब तक देखने को नहीं मिलेगा बता नहीं सकूंगा, लेकिन दोनों में अंतर मैंने अभी बताया आपको। पीला मोजाइक वाली जी जी फसल कैसी दिखेगी, और डिफिशियंसी वाली पीला मोजाइक अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो ये जरूर चिंता की बात है, और इस पे इनको तुरंत पीला मोजाइक का वाहक जो है सफेद मक्खी, उसकी रोकथाम के उपाय करने चाहिए, जो कि 2-3 मैंने आपको कीटनाशक बताए भी है। कॉम्बिनेशन वाला कीटनाशक है जिसमें बीटा जी साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड है। जी दूसरा कॉम्बिनेशन वाला है जिसमें थायोमेथोक्सम और लेम्डासाइलोथ्रिन है। तो इन दोनों का भी अगर उपयोग करेंगे तो व्हाइट फ्लाई का नियंत्रण होगा और खेत में जी पीला मोजाइक फैलने से रुकेगा। जी। अच्छा, प्रभुलाल जाट जी पूछ रहे हैं कि मेरे यहाँ फेरोमोन ट्रैप के अंदर कुछ नहीं आया है, तो ये तो मसला मुझे क्वालिटी कंट्रोल का दिख रहा है। ये डिपेंड करता है देखिए कि ये फेरोमोन ट्रैप आपने कौन से प्रदायक से लिया है। कोई देखिए अच्छे मैंने अभी, प्रदायक से लें, हाँ उसका टेस्टेड लें। डॉक्टर साहब और सचिन जी, रोशनी डालेंगे इस बारे में। सचिन जी बिल्कुल जी आपने सही कहा, और ये बहुत सारे किसानों के साथ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। मैंने जब अपनी प्रेजेंटेशन में चर्चा की थी फेरोमोन ट्रैप की, तो वहां पे एक सावधानी बताई थी मैंने कि फेरोमोन का जो कैप्सूल होता है उसको पन्नी में से निकालने के बाद में हाथ से नहीं पकड़ना है। हाथ से जो पसीने की गंध है उसकी वजह से फेरोमोन की गंध खत्म हो जाती है। उसको साफ कपड़े से या साफ रुई से पकड़ के ही उसको ट्रैप के ऊपर लगाना है, उसकी छतरी पर लगाना होता है। अगर ये नहीं किया होगा तो उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और दूसरा, जैसे आपने बताया कि अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं है वो फेरोमोन का कैप्सूल, तो भी उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आप अच्छी विश्वसनीय कंपनी का लीजिए, तो उसके जरूर रिजल्ट मिलेंगे। जी। डॉक्टर साहब, ये समस्या कई बार कीटनाशकों में भी आती है। किसानों में एक मिथ्या भी है कि भाई हमने कीटनाशक में कीड़े को डाल दिया और वो मरा नहीं। ये बहुत एक हाँ सामान्य मिथ्या है। कई बार जी आप भी जाते होंगे तो किसान इस बारे में जरूर चर्चा करते होंगे। तो थोड़ा सा आप बिल्कुल ये बिल्कुल। बताएं कि वो कीटनाशक में क्यों नहीं मरता है और कई कीटनाशक क्यों नहीं प्रभावी होते हैं खेतों में। देखिए इसमें वैसे तो कारण कई हैं, लेकिन जो वास्तविक कारण है, और किसान भाइयों से मैं बहुत बोलता भी रहा हूँ इस बारे में, कि हमारी अनुशंसा के हिसाब से आप कीटनाशक का तो चयन कर लेते हैं, खरीद के भी ले आते हैं, उसकी क्वांटिटी भी आप उसका भी पालन करते हैं। अगर हम कुछ बोलते हैं कि भाई 800 मिलीलीटर डालना है तो 800 मिलीलीटर भी डालेंगे आप, लेकिन वैज्ञानिक अनुशंसा करता है कि उस 800 मिलीलीटर को आपको 1 हेक्टेयर में 400 से 450 लीटर पानी के साथ डालना है। वो पानी की कमी कर देते हैं, और पानी की जब कमी होती है तो कीटनाशक का फैलाव पूरी फसल पे अच्छी तरह नहीं हो पाता है। ऊपर ऊपर के पत्तों पे सिर्फ कीटनाशक पड़ जाता है, जबकि निचले पत्तों पे कीटनाशक नहीं पहुंच पाता, और वहां पे कीड़े पनपते रहते हैं। और वहां से फिर बाद में जब ऊपर कीटनाशक का असर खत्म हुआ, फिर ऊपर की पत्ती भी खाने लगते हैं। जी और आपको एक चीज बताऊं, इस तरह से कम पानी से कीटनाशक का जब छिड़काव करते हैं तो पत्ते नीचे, कीड़े निचले सतह पे ही रहते हैं, ऊपर नहीं आते, और नीचे आपके जो फूल हैं या जो छोटे छोटे कर्रे बन रहे हैं, फलियां बन रही हैं, उनको खाते जाते हैं, और फिर यह फलन की समस्या आती है। जी दूसरी बात जो आपने एक बताई क्वालिटी की, जी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही जेनरिक नाम से कई कंपनियां दवाइयां बनाती हैं, और उनकी गुणवत्ता में भी जी अलग अलग देखने में आता है, और उसके भाव में भी बहुत अंतर रहता है। जी आपको मैं एक सिंपल सा मापदंड बताता हूं। जो कंपनी किसी दवाई को 200 रुपए लीटर बेच रही है, और एक कंपनी उसी दवाई को 800 रुपए लीटर बेचती है, तो एक चीज को आपको भरोसा तो करना पड़ेगा, जो 800 रुपए वाली दवाई है
उसमें वो कंपनी गुणवत्ता का जरूर ख्याल रख रही होगी, क्योंकि दवाई को बनाने के लिए जो खर्चा आता है उसका जो परसेंटेज है उसको मेंटेन करने के लिए जो गुणवत्ता पे को रखी जाती है उसका दाम ले रहे हैं वो। तो जी अगर हम सस्ती दवाई खरीदेंगे, वो तो अपने हिंदी में कहावत भी है ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। जी तो मैं ये नहीं कहता हूं कि हमेशा महंगी वाली लेनी चाहिए और सस्ती वाली हमेशा ही खराब होती हो। कंपनी का भरोसा आप पर कितना है ये देखें, कंपनी आपको कितना विश्वसनीय प्रोडक्ट दे पाती है इसको देखें और फिर जी अपने दवाइयाँ खरीदें। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और है, आप पानी पी लें, काफी 1 घंटे से जी आप सीधे हाँ नहीं नहीं सतत बोल रहे हैं। बताएं बताएं। एक नितिन पटेल जी का सवाल था कि चूहों का नियंत्रण सोयाबीन के खेत में, इनके शायद खेत में चूहों का जी जी ज्यादा है, हाँ इसलिए चिंता का विषय है, थोड़ा बताएं। जी, नितिन पटेल जी से कई बार फोन पे बात होती रहती है और अच्छा उनको मैंने बताया भी था कि चूहों का सबसे अधिक प्रकोप उन खेतों में होता है जहाँ पे कि जल्दी पकने वाली फसल GS 95-60 लगाई जाती है, क्योंकि फलियां उसमें सबसे पहले आती हैं और इसीलिए चूहे आते हैं उसमें। और चूहों का नियंत्रण भी किसी एक खेत में करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि चूहों की जो सुरंग रहती है, बिल रहते हैं, एक खेत से दूसरे खेत तक फैले रहते हैं। तो अगर तो आसपास के 5-7 किसान भाई मिलके इसका नियंत्रण करने का प्रयास करें तो कुछ हद तक, फिर भी बोल रहा हूं मैं, कुछ हद तक ही इसका नियंत्रण हो पाएगा। और जी उसके लिए जो बाजार में दवाइयाँ आती है, काला पाउडर होता है, जिंक फॉस्फाइड के नाम से आता है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की टेबलेट्स आती हैं, वो उनका उपयोग किया जा सकता है। या बाजार में आजकल वो चूहा मारने के लिए केक भी मिलते हैं, रेड किल के नाम से आता है, बिस्किट जैसा रहता है, उसके भी टुकड़े करके अगर बेलों के पास में डाल देंगे आप और चूहा उसको खाएगा तो वो एक आध दिन में मर जाता है वो। और चूहों की ये प्रकृति जी ये है कि अगर किसी चीज के खाने से कोई चूहा, 1-2 चूहे मर भी जाते हैं तो बाकी चूहे फिर उस खेत में नहीं रहते, कुछ दिन तक नहीं रहेंगे वो। तो जी मेरा नितिन पटेल जी से अनुरोध है कि इनमें से कोई भी उपाय अपनाएं और बड़े क्षेत्र में अपनाएं एक साथ, ताकि एक साथ कम से कम 10, 15, 20 चूहे मरें और उनको देख के बाकी चूहे भाग जाए आपके खेत से। सर मेरा भी एक सवाल है। हाँ बोलिए। सर मैं ये जानना चाह रहा, जैसे आपने दवाइयों की सारी बात कर ली, लेकिन हाँ। उसमें कौन सा उर्वरक दिया जाए तो उत्पादन बढ़े? मतलब ये यूरिया तो डालने का ना बोलते तो DAP, या किस समय देना चाहिए, ये थोड़ा सा आप बताइए। देखिए आपने आपका एक चीज तो परिचय भी गलत दीजिए बोल, BR उसको जी। मैं सुधार। हाँ सर, मैं रतलाम से हूँ, BR पाटीरा, रतलाम के पास में गांव है मथुरी। ओके। बागवानी के लिए बहुत फेमस है। मेरे पास अच्छा 30 बीघे का जामफल भी है, 30 बीघे एप्पल वेयर है, पहले अंगूर अच्छा किया है। तो मैं रतलाम, बहुत मेरे बढ़िया। पास 250 बीघे है, तो 200 ठीक, बीघे बहुत में बढ़िया। मैं सोयाबीन की खेती करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी बात है। जी देखिए ये जी मैं आपको बताइए एक तो डॉक्टर पहले करेक्शन करना चाहूंगा कि आपने जी बोला कि यूरिया नहीं डालने की बात करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। हम लोग नहीं बोलते हैं कि यूरिया नहीं डालना चाहिए। यूरिया तो एक नाइट्रोजन का सोर्स है, उसको बिल्कुल डालना चाहिए। और जो अनुशंसाएं की जाती हैं रिसर्च के हिसाब से, उसमें कोई भी वो आपका उर्वरक है उसको हम बोनी के साथ साथ डालने की अनुशंसा करते हैं। या तो बोनी से पहले डाल दें, या डबल पेटी वाली जो सीड ड्रिल है उसके माध्यम से बीज के साथ साथ डालें। डबल पेटी की सीड ड्रिल से अगर डालेंगे तो बीज के नीचे गिरेगा आपका उर्वरक, उसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर आएगी और फिर उसके ऊपर आपका बीज आ जाएगा। तो इस तरह से करें। और देखिए 4 इसमें पोषक तत्व हैं जो जरूरी होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर। इन चारों का संतुलित मिश्रण जब तक सोयाबीन को नहीं जाएगा, अगर आप सिर्फ DAP दे देंगे या सिर्फ यूरिया दे देंगे तो वो संतुलित नहीं हुआ। इसमें जब तक संतुलित पोषण नहीं जाएगा दूसरे पोषक तत्व काम में नहीं आएंगे। आप सोच सर रहे हैं अगर DAP, हाँ बोलिए। ऐसा कुछ है कि 1 हेक्टेयर में इतना इतना ये जाना चाहिए, अनुमानित ऐसा कुछ है क्या, कुछ रेशो? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत पुरानी चीजें हैं। देखिए जी अगर न्यूट्रिएंट के हिसाब से देखें, NPKOS मतलब जी नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर, इसका जो जी रेशियो होता है वो हमारे जो सेंट्रल जोन में रिकमेंडेशन है उसका है 25, 60, 40, 20। मतलब उसमें नाइट्रोजन होनी चाहिए 25 किलो, फास्फोरस होना चाहिए 60 किलो
पोटाश होना चाहिए 40 किलो और सल्फर होना चाहिए 20 किलो। ये जी, न्यूट्रिएंट प्रति है। हेक्टेयर। अब प्रति हेक्टेयर। अब जी। इसको आप किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप यूरिया के माध्यम से देना है इन चीजों को तो आपको उसमें 56 किलो यूरिया लगेगा और 375 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 67 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश और 20 किलो सल्फर। जी, तो ये मैंने अपन आपको बोनी के पहले भी कर सकते हैं ना, जैसे आके ही कर बिल्कुल रहे हैं उस समय। बिल्कुल बोनी के पहले, लेकिन सूखी जमीन पे नहीं करना है इनको। जी 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 जब बोनी के लिए कंडीशन में आ जाता है खेत आपका, जी जमीन में नमी रहती तभी बोनी करते हैं ना आप। जी हाँ। तो उसके पहले या तो ब्रॉडकास्ट करके एक बार उस पे पाटा चला दीजिए या हल्का सा कल्टीवेटर चला दीजिए और फिर बोनी कर दीजिए। ठीक है। और अगर फर्टी सीड ड्रिल है तो उसमें फर्टिलाइजर सीड ड्रिल के साथ में मिला के उसमें डाल के उसके बोनी कीजिए। जी जी, धन्यवाद। विधि तो वही है। हाँ सचिन जी, और कुछ? की तो झड़ी लग गई है डॉक्टर साहब। जीवन सिंह परमार जी पूछ रहे हैं स्थानीय भाषा में हाँ। कापड़िया लगता है, मे बी यू कापड़िया। कैन, कापड़िया लगता है। इनका कापड़िया। अर्थ भी ये लिख रहे हैं आगे, समय से पूर्व हाँ। फली पक जाती है, दाना बारीक रह जाता है, तो इसके क्या कारण है? समय से पहली फलियां झड़ जाती हैं, पक जाती है, पक जाती समय हैं। से हाँ हाँ, पूर्व फली पक जाती है और ठीक दाना ठीक बारीक रह जाता है। ठीक है। देखिए इसमें दो चीजों की संभावना है, पक जाती कीट भी हो सकता है और बीमारी भी हो सकती है। कीट में अगर तना मक्खी का प्रकोप ज्यादा है या गर्डल बीटल का प्रकोप ज्यादा है, जो कि तने के अंदर सुरंग बनाती हुई खाती है पौधे को, तो जब अंदर से वो तना खोखला हो जाएगा तो उसका बीज का जो विकास है, फलियों का विकास है, वो पूरा नहीं हो पाता और दाने छोटे रह जाते हैं। इसी तरह एक एंथ्रेक्नोस नाम से एक बीमारी आती है जिसमें कि पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और पड़ने लगते हैं। उसकी वजह से भी जो पोषक तत्व है, पानी है, वो पौधों को और फलियों को और दानों को पूरा नहीं पड़ पाता और ये फसल समय से पहले पक जाती है और दाने छोटे रह जाते हैं। तो ये तो थोड़ा सा गहन परीक्षण करने के बाद ही पता चलेगा। किसान भाइयों को मैं बता सकता हूँ कि आप इस तरह के पौधों को थोड़ा सा चीर के देखें और उसमें देखें कि तना मक्खी या गड्डल बीटल का प्रकोप है क्या। लेकिन जब आप ये देखेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए मैंने जो अभी अपने प्रेजेंटेशन में तरीके बताए हैं, इन कीड़ों को की रोकथाम के लिए समुचित उपाय अपनाएंगे तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। जी ठीक। डॉक्टर साहब, कृष्ण कुमार नीमा जी पूछ रहे हैं क्लोरोपाइरीफॉस के साथ कौन सा वीडिसाइड मिला सकते हैं, मिलाएं? क्लोरोपाइरीफॉस के साथ कौन सा वीडिसाइड मिलाएं? मैं समझ गया इनका प्रश्न। देखिए जो कॉम्बिनेशन जो है कंपैटिबल कॉम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं, जिनको कि मिलाया जा सकता है, वो मैंने अभी आपको बताया था। दवाइयां भी मैंने आपको इंसेक्टिसाइड भी बताया और वीडिसाइड भी बताया। इंसेक्टिसाइड में क्विनाल्फास, इंडोक्साकार्ब और क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, ये 3 कीटनाशक क्विजालाफॉप इथाइल या इमेज़ाथाफाइर नाम के वीडिसाइड के साथ मिला सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिसर्च से प्रूव हो चुका है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन उसको जांचने का तरीका मैंने आपको बताया कि एक तो सबसे पहली बात तो उसका दही नहीं जमना चाहिए, 2 जब मिलाएं तो। लेकिन उसके बाद में भी आप थोड़े से एरिया में करके देखिए, अपना अनुभव लीजिए। सही, थोड़े से एरिया में करके देखिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि दोनों ही की जो रसायन है उनकी अपनी अपनी गुणवत्ता बनी है कि नहीं है। लेकिन जब तक आप ये अनुभव करेंगे, अपना रिसर्च का अनुभव लेंगे, मैंने आपको जो कॉम्बिनेशन बताया उनका उपयोग कीजिए और उससे आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। खरपतवार भी कम होंगे और कीट भी कम होंगे। सचिन जी, इस प्रश्न का उत्तर मैं भी देना चाहूंगा। जी, इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा आपका कोई प्रश्न हो तो बताएं। आपका कोई प्रश्न हो तो बताएं। डॉक्टर साहब, एक ये मदन लाठी जी लिख रहे हैं पीला मोज़ेक के लिए ट्रूबोकोनाजोल इन्होंने डाला है। नहीं, पीला मोज़ेक के लिए टेबुकोनाजोल उसमें नहीं काम करेगा। टेबुकोनाजोल उसमें काम नहीं करेगा। टेबुकोनाजोल एंथ्रेक्नोस या राइजोप्टोनिया ब्लाइट के लिए काम करता है। और मैंने बताया ना, जैसे कि वायरस की तो कोई रोकथाम है नहीं, उसके लिए कोई दवाई नहीं है, ठीक है ना। ये जो टेबुकोनाजोल है, ये फंगल डिसीजेस के लिए, जो फफूंद जनित बीमारियां हैं उनके लिए काम करता है। वायरस जनित बीमारी के लिए काम नहीं करेगा ये। अच्छा,
ठीक है। मेहताब सिंह परमार जी शायद आपकी बातों से प्रभावित हो गए हैं कि फेनोट्रैप ट्रैप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फेनोट्रैप, फिरोमोन ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, राइट। इनके फिरोमोन ट्रैप। लिखने से मैं भी कंफ्यूज हो गया। देखिए फेरोमोन ये ट्रैप तो आजकल हर जगह मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। और सचिन जी, एक चीज मैं इस माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। जी जी। मेरे संपर्क में कुछ किसान भाई हैं, उनमें से एक ने इस चीज की एजेंसी ली हुई है। नाम बताना हालांकि यहाँ पे ठीक नहीं लगता। उसने एजेंसी ली हुई है। सारे जैविक उत्पाद जो पौध संरक्षण में काम आते हैं, फेरोमोन ट्रैप है, HNPV है, बेसिलस thuringiensis वाले प्रोडक्ट हैं, मतलब जितने भी बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोडक्ट्स हैं, फेरोमोन ट्रैप है, लाइट ट्रैप है, उनकी एजेंसी लिए। मेरा यहाँ पे कहने का सिर्फ एक मकसद ये है कि जब एक किसान इस चीजों को व्यवसाय की तरह लेता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि उसका विश्वास होगा इन तकनीकों पे, तभी उसने अपनी पूंजी इस व्यवसाय में लगाई है। तो कृपया करके इन चीजों को ले अपनाएं और इनका डॉक्टर साहब, मेरा भी अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। फेरोमोन ट्रैप एक PCI कंपनी है, पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसके काफी पतंगे हमने फेरोमोन ट्रैप, उसका सेप्टा लगाया था, हेलियोथिस का था वो। और कृषक जगत एजुकेशन सोसाइटी ने कहीं पर उसका डेमो डाला था किसानों के बीच, फार्म फील्ड स्कूल के तहत। तो वहां पर बहुत सारे उसमें पतंगे आए थे, जिसको देखकर किसान आश्चर्यचकित हुए कि बिना दवाई के इतने पतंगे फेरोमोन ट्रैप में आते हैं। और ये ट्रैप जो सेप्टा होता है इसका, हेलियोथिस का मादा का, ये 20 रुपए, 15-20 रुपए उसकी कीमत होती है। बिल्कुल, और बाकी जो सेप्टा रहता है वो 25-30 रुपए का रहता है। बस आपको हर बार सीजन में एक बार सेप्टा ही बदलना पड़ता है, सेप्टा बदलना है बस। बिल्कुल सही। और बाकी वो मूल आपका वो रहता ही है। डॉक्टर साहब, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी लेता हूँ, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सचिन जी, यहाँ पे क्या है, जो भी बहुत सारे दिख रहे हैं। पीला मोजेक का बायो कंट्रोल से संभव है क्या? बेनिफिशियल बैक्टीरिया या फंगस द्वारा? बेनिशियल बैक्टीरिया या फंगस द्वारा बायो कंट्रोल? देखिए व्हाइट फ्लाई के, व्हाइट फ्लाई जो है, मेटाराइजियम नाम का एक फंगस होता है, उससे कंट्रोल की जा सकती है। हालांकि सोयाबीन पे इसके परीक्षण नहीं हुए, कपास में हुए हैं। कपास में इसको मेटाराइजियम से भी कंट्रोल किया गया है। और व्हाइट फ्लाई के जो वयस्क हैं उसको तो नहीं कंट्रोल कर सकते, इसके जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, निम्फ बोलते हैं जिनको, जो कि पत्ते पे चिपके रहते हैं, वो मेटाराइजियम या नोमोरिया राइली, एक और दूसरी फंगस है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के ही अंतर्गत आता है, उसके द्वारा इसको मारने में सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन सोयाबीन में इसका प्रयोग अभी नहीं हुआ है जी। और वाटर लॉग एरिया में क्या ये प्रयोग किया जा सकता है? जैसे बैलेंस फर्टिगेशन के लिए कितना फर्टिलाइजर उपयोग करना चाहिए? ये एक शायद अलग विषय हो गया अपना, एंटोमोलॉजी से विषय अलग थोड़ा सा अलग है। लेकिन देखिए, मैं इसमें एक जनरल सी एक चीज कहना चाहूंगा कि वाटर लॉगिंग एरिया में आप BBF पद्धति या रीरो पद्धति से अगर आप बोनी करेंगे, वाटर लॉगिंग की स्थिति नहीं निर्मित होगी। एक्सेस पानी अगर आता है तो वो नालियों के जरिए बाहर निकल सकता है। तो ऐसे एरियाज में कम से कम BBF और जो रिच फरो वाले जो मशीनें आती हैं, उनका प्रयोग करके वाटर लॉगिंग की स्थिति को बचा सकते हैं। जी। एक हमारे किसान भाई हैं चंदेल जी, वो भी बता रहे हैं कि मित्र कीट द्वारा इल्ली को मारने का वीडियो चला सकते हैं। हाँ, इन्होंने कल मेरे को भेजा था, लेकिन अभी इससे कैसे चलेगा ये पता नहीं मुझे। वो जो मैंने आपको बताया था, कैंथेकोनिडिया फॉर्सिलाटा, जो इल्ली के अंदर एक टॉक्सिन छोड़ता है, उसके अंदर के अंगों को गलाकर फिर उसको चूस के मार देता है, वही उसी तरह का वीडियो इन्होंने मेरे को भेजा था। तो मैंने इनसे कहा था कि मैंने ऑलरेडी इसमें रखा हुआ है, समावेश किया हुआ है, और अच्छा वीडियो लिया है इन्होंने। अच्छा, चलिए मनोहर जी, आपका वीडियो आप हमें भी भिजवाइएगा, हम भी उससे कोशिश करेंगे कि अपने फेसबुक पे लाइव पे और किसानों के लिए डाल सकें। मनोज तिवारी जी लिख रहे हैं कि सोयाबीन की फसल में तना छेदक कीट के नियंत्रण के बारे में बताएं। तो मेरे ख्याल से आप बता ही चुके हैं इसके बारे में। देखिए, तना छेदक में दो आते हैं, तना मक्खी और गर्डल बीटल, इन दोनों के उपाय बता चुका हूँ। हाँ, और कमलेश बांकर जी गर्डल बीटल के बारे में लिख रहे हैं। तो गर्डल बीटल भी तना छेदक दोनों ही चीजें हैं जी। तो वैसे भी किसान भाइयों, हमारा ये वीडियो फेसबुक कृषक जगत के फेसबुक पे रिकॉर्डेड है।
अगर आप पेन और पैड लेके नहीं बैठे हैं तो आप दोबारा उसकी रिकॉर्डिंग को देख के गंभीरता से डॉक्टर साहब को सुन सकते हैं, आराम से, इत्मीनान से, और दवाइयों को नोट कर सकते हैं बाद में भी। एक लोकेन चौधरी जी वो पूछ रहे हैं कि सोयाबीन की हाइट बहुत बढ़ रही है, उसे रोकने के लिए क्या कौन सी दवाई डाली जा सकती है? देखिए, सोयाबीन की हाइट ज्यादा बढ़ना। अच्छा डॉक्टर साहब, दो एक तीन चीज मैं और थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ कि हमारे जी साथ बोलिए। में कई विद्वान किसान भाई भी बैठे हुए हैं, वो भी हाँ किसी हाँ, वैज्ञानिक से कम नहीं है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाई अगर कोई आपके पास समस्या का कोई अच्छा समाधान दिखता हो तो आप भी हाँ वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, तो उस पर हम कभी और विस्तृत चर्चा करेंगे। आपके पास अगर उस बिल्कुल। चीज का कोई और अल्टरनेट समाधान है तो वो आप जरूर हमें इस कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, जिसको साकी सब लोग शेयर भी कर सकें। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, पौधे की बढ़वार होने के दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो किसान खुद ही बताते हैं कि उन्होंने पिछली फसल में बहुत ज्यादा उर्वरक दिया था, और खास तौर से जो लहसुन के खेत होते हैं जिसमें कि उर्वरक काफी डालते हैं, और फिर वो उसका प्रभाव सोयाबीन की फसल में भी होता है। तो इस तरह के खेतों में पौधे बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरी, पौध संख्या बहुत रखी जाती है। जो हम अनुशंसित करते हैं 70-80 किलो प्रति हेक्टेयर की दर का भी उपयोग करते हैं, तो जितने पौधे पास पास होंगे उतने वो उनकी वृद्धि ज्यादा होगी, ऊपर ज्यादा बढ़ेंगे और तने पतले रह जाएंगे। तो इसको नियंत्रित करने का ऐसा कुछ नहीं है। जो वैरायटी है उसका अपना जेनेटिक कैरेक्टर होता है कि वो डिटर्मिनेट टाइप की है कि सेमी डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। तो सेमी डिटर्मिनेट वैरायटीज जो है उनका तो फूल आने के बाद में उनकी वृद्धि रुक जाती है, अपने आप ही रुक जाएगी, तो उसके लिए चिंता की जरूरत नहीं है। जो सेमी डिटर्मिनेट टाइप की वैरायटीज है उसमें फूल आने के साथ साथ वृद्धि भी होती रहती है। तो पहले कुछ परीक्षण हुए थे, उसमें साइकोसिल वगैरह दवाई डाली जाती थी, उसमें थोड़ी सी वृद्धि कम हो जाती थी। लेकिन आप लोग ध्यान रखें ना, जो चीज आपके हाथ में है आप बीज दर सामान्य रखें, जो अनुशंसित है उसका करें, और पुरानी फसल में भी जो खाद दिए गए हैं उसको भी नियंत्रित करें। आप ये मत सोचिए कि पिछली फसल में जो खाद और उर्वरक दिए हैं वो अगली फसल में पूरी तरह उपयोग में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगली फसल के लिए भी कुछ ही पोर्शन, उसका कुछ ही हिस्सा उसको काम आता है, दूसरे प्रभाव उसके ज्यादा होते हैं। तो जी ये थोड़ा एक संतुलित एक मानसिकता बनानी चाहिए हर फसल के लिए, बराबर उसको रिकमेंडेशन के हिसाब से, अनुशंसा के हिसाब से उसको ट्रीट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, काफी समय दिया आपने। हमारा सेशन 45 मिनट से 50 मिनट का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये सेशन अभी हमारा 1.5 घंटे की ओर चला सवा गया घंटा है। का हो गया, तो तो मुझे भी बहुत अच्छा सचिन जी, लगा। मेरे को एक आग्रह करना है आपसे। जी अगली बार अगर वेबिनार करें अपन, तो अपन थाईलैंड का जो जामफल है उसके ऊपर, उसमें निमाटोड की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है आज की तारीख में हमारे सभी किसान भाइयों के ऊपर। तो वो अगली बार वेबिनार हो तो निमाटोड, थाईलैंड के जामफल का ऊपर, निमाटोड के ऊपर पूरा वेबिनार हो तो श्योर ज्यादा श्योर अच्छा श्योर। रहेगा। वैसे डॉक्टर साहब एंटोमोलॉजिस्ट हैं, नेमाटोड के बारे में थोड़ी जानकारी तो आपको दे ही देंगे। जी 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 जी। देखिए, जो जमीन में जो होते हैं निमेटोड होते हैं, वो कीटनाशक से भी मरते हैं। हालांकि निमेटोड को मारने के लिए निमेटिसाइड होते हैं, लेकिन कुछ जी इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं जो निमेटिसाइड का भी काम करते हैं। जैसे फोरेट है, काली जो दानेदार दवाई आती थी, जी कार्बोफ्यूरॉन है, ये निमेटिसाइड का भी काम करते हैं। उसके जी अलावा जो नीम की खली है, जी नीम का तेल निकलने के बाद में जो खली मिलती है उसको भी अगर जमीन में मिला दिया जाए तो वो भी निमेटिसाइड का काम करती है। वो डॉक्टर साहब सब कर रहे हैं, लेकिन उससे इतना कंट्रोल नहीं हो रहा है। पेसिलोमाइसिस भी अपन दे रहे हैं एक महीने हाँ में, पर हाँ। फिर भी कंट्रोल कम हो रहा है। मतलब अब ये तो देखिए, फिर किसी विशेषज्ञ से बात एक करके एक पता एक करना पड़ेगा। हैदराबाद की कंपनी है निमेटोबॉक्स करके, एक नई कंपनी, उसका आवाज चलिए, कट गई आपकी। हाँ वो डीआर जी हमारे साथ में अभी कनेक्शन से कट गए। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने काफी समय दिया और किसानों का जो मार्गदर्शन दिया उसके लिए कृषक जगत परिवार आपका तहे दिल से आभारी है। और मैं डॉक्टर साहब, मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आपके अगर कोई और भी सवाल हो तो आप कृषक जगत के फेसबुक लाइव के कमेंट बॉक्स में आप उन सवालों को आप लिख के भेज सकते हैं। और मैं डॉक्टर साहब से भी आग्रह करूंगा कि डॉक्टर जी, साहब कोई अगर समाधान अगर उन सवालों का हो सकता है तो आप फेसबुक लाइव पे भी उन किसानों को समाधान देने बिल्कुल का कष्ट करें। तो बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सभी किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने इस बहुत कार्यक्रम बहुत धन्यवाद को- सचिन जी, पूरा कृषक जगत और किसान कृषक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे मौका मिला और आप लोगों से कुछ जानकारी शेयर कर सका। उम्मीद है कि आपकी जानकारी आप लोगों के सहायक होगी और अच्छा उत्पादन लेने में आपको मदद करेगी। धन्यवाद। जी जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू।